मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हम मनु के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अध्ययन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मनु ने अलग अलग जो विषय हैं उनके बारे में क्या क्या उन्होंने कहा है। अब हम आज राज्य का जो प्रशासन है, उसकी जो कर व्यवस्था है, उसके जो राजकोष की व्यवस्था है, उन सब के बारे में जानेंगे और उन्हें ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनु उस वक्त किस प्रकार की कर व्यवस्था का समर्थन करते हैं, राष्ट्र का उनका प्रशासन कैसा है, पुर का प्रशासन कर कैसा है, पुर से अर्थ उनका राजधानी नगर से है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार मनु ने संपूर्ण राज्य के प्रादेशिक प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा था, पुर का प्रशासन और राष्ट्र का प्रशासन। पुर अर्थात राजधानी नगर। मनु के अनुसार राजा को राजधानी ऐसे स्थान या प्रदेश में बनानी चाहिए जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भूमि वाला हो, जल एवं विभिन्न वृक्षों से संपन्न हो, जहाँ के निवासी भद्र, आर्य, ज्ञान एवं वीर हो, जलवायु स्वास्थ्यप्रद हो और सभी प्रकार के संपन्न एवं साधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। कहने का अर्थ ये है मनु का कि राजधानी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो, जनता की भलाई का कार्य हो सके, जमीन, पानी, रख रखाव, ज्ञानी पुरुष, इन सब की व्यवस्था उस जगह पर होनी चाहिए। ऐसे प्रदेश में राजा को धन वर्ग, धन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और मनुष्य दुर्ग अथवा गृह दुर्ग का निर्माण करके राजधानी बनानी चाहिए, जिससे कि उसकी रक्षा आराम से की जा सके। दुर्ग प्रशासन के बारे में मनु का स्पष्ट कहना है कि दुर्ग को सदैव विभिन्न अस्त्र शस्त्रों, वाहनों, धन धान्य, ईंधन, जल, यंत्रों, शिल्पियों, ब्राह्मणों से संपन्न होना चाहिए, अर्थात दुर्ग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसको किसी की तरह झांकना नहीं पड़ना। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो वह स्वयं ही उन सब चीज़ों के बारे में अपना निपटारा कर सकेगा। इसके अलावा मनु कहते हैं कि संपूर्ण राज्य के प्रशासन के कुशल संचालन के लिए इस राजधानी के अंदर विभिन्न केंद्रीय कार्यालय, संस्थाएं भी होनी चाहिए जो प्रशासनिक स्तर पर इन सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर सके, उन्हें संभाल सके। तो ऐसी अतिरिक्त व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए। जो राष्ट्र का प्रशासन है उसके भी मनु 2 प्रमुख इकाइयाँ बताता है, एक ग्रामीण प्रशासन और एक नगरीय प्रशासन। राष्ट्र के निर्माण में ग्रामीण प्रशासन का जो क्षेत्र है वो है, जैसे उनका कहना है कि उन्होंने 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम तथा 1000 ग्राम, उन्होंने इन इकाइयों के अधिकारियों को क्रम से ग्रामिक, 10 ग्रामिक, विंशपति, शताध्यक्ष तथा सहस्त्रपति कहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इनका बंटवारा कर दिया है कि कितने गांव पे और कौन व्यक्ति शासन करेगा और किस प्रकार से इस व्यवस्था का निर्माण करेगा। संपूर्ण जो ग्रामीण प्रशासन की छोटी इकाई, आधारभूत इकाई है, वो है गांव, सबसे छोटी इकाई है। और इसके बाद में जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनका स्थान भी बढ़ता जाएगा और इनके अधिकारियों का नाम भी परिवर्तित होता चला जाएगा। तो ये है उनके गांव की जो व्यवस्था है। ये तो वो कहते हैं कि राजा के अधीन कार्य करेंगे ये सभी लोग, और जिससे प्रत्येक नियंत्रण में राष्ट्र का प्रशासन होता चला जाएगा। मनु ने ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है कि राजा को 2, 3, 5 ग्रामों के बीच पुलिस चौकियां जैसे रक्षक, उनकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि वो इनकी स्थापना की रक्षा कर सकें और ग्रामों में जो स्थानीय रक्षा की व्यवस्था है, स्थानीय जो प्रजा के लिए भलाई की आवश्यकता है, उसका भली भांति से ये संचालन कर सकें। राष्ट्र के नगरीय क्षेत्र का जो प्रशासन है, जो उनका दूसरा आधार है, उसके बारे में वो कहते हैं कि राष्ट्रों में ग्रामों के अलावा कुछ नगर भी होते हैं। मनु ने इन नगरों के प्रशासन का सीमित उल्लेख किया है। प्रत्येक नगर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सर्वाधिक चिंतक कहलाता है, जो इन सारे कार्यों का निरीक्षण करेगा और कठोर नियंत्रण में शासन की व्यवस्था का संचालन करेगा। मनु कहते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। जो राजकोष है उसकी अभिवृद्धि कैसे होगी? करारोपण के माध्यम से। तो करारोपण के माध्यम में राजकोष के बारे में मनु कहते हैं कि अपनी जो सप्तांक राज्य की धारणा है उसमें कोष का स्थान उनका बहुत ही प्रमुख है। मनु ने राजा को निर्देश दिया है कि वह प्रतिदिन कोष की आय तथा व्यय का निरीक्षण करे। मनु ने कोष संग्रह हेतु आय के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया है।
कोष की व्यय की प्रमुख मद है प्रशासन संबंधी व्यय, सेना संबंधी व्यय, प्रजा रक्षण पर खर्च करने वाला धन और राजकोष को भरने वाला धन, क्योंकि राजकोष में जब धन होगा तभी प्रजा की रक्षा का कार्य हो सकता है, नहीं तो प्रजा की कार्य का रक्षा का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि धन संग्रह के बिना यह कार्य करना संभव प्रतीत नहीं होता है। जो प्रजा पालन अथवा राष्ट्र की रक्षा संबंधी दायित्व की पूर्ति करेगा वही राजा श्रेष्ठ होगा और उसी की कोष व्यवस्था भी अच्छी होगी। जो करारोपण की व्यवस्था है उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कर सिद्धांत। प्रजा पालन के दायित्व एवं राज्यों कार्यों की पूर्ति के लिए राजा को कर लगाने चाहिए, पर कर ऐसे होने चाहिए कि उनसे जनता के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए और उनकी जो वृद्धि है वो आसानी से हो सके और राजा और प्रजा दोनों की भलाई का या समृद्धि का कार्य हो सके। प्रजा रक्षण का जो सिद्धांत है मनु के अनुसार, वो मनु कहता है कि जो भी राजा चोर आदि की नियंत्रित तथा दंडित नहीं करता, प्रजा से कर प्राप्त करता है, उस राजा को दुखी होकर के और कष्ट सहन करना पड़ता है और जनता भी दुखी होकर विद्रोह की स्थिति को उत्पन्न कर देती है और ऐसे राजा का पतन हो जाता है। तो राजा को प्रजा की रक्षा करते हुए कर वसूलने का कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय योजना जो संबंधी सिद्धांत है वो है कि राज्य को राज्य की कृषि व्यापार की उन्नति, प्रजा के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, राष्ट्रीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कर व्यवस्था लागू की जानी चाहिए और धन का संग्रह किया जाना चाहिए। इस प्रकार करारोपण का उद्देश्य और आधार मात्र राजकोष की धन में अभिवृद्धि नहीं है, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि का विकास करना है, समृद्ध राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जाना है ताकि प्रजा की भलाई का कार्य हो सके। लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत मनु कहते हैं कि राजा को किसी वस्तु या सामग्री के कुल लागत मूल्य पर कर नहीं लगाना चाहिए, अपितु वस्तु के व्यापार पर हुए लाभ पर ही कर लगाना चाहिए। मनुस्मृति में स्पष्ट निर्देश है कि क्रय विक्रय, मार्ग व्यय, भोजन तथा भरण पोषण आदि व्यय को ध्यान में रखकर व्यापारियों पर कर लगाया जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त भार उन पर ना पड़ सके। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत, राजा कोष ऐसा कार्य करना चाहिए कि प्रजाजन को व्यथापूर्ण लगता है, अतः मनु का राजा को कर देना ऐसा कार्य है जो प्रजाजन को व्यथापूर्ण लगता है, अतः मनु का निर्देश है कि राजा को इस प्रकार कर लगाने तथा वसूलने चाहिए कि प्रजाजन को उसका कष्ट नहीं हो, उसमें व्यथा नहीं हो, वह व्यक्ति दुखी नहीं हो। इस प्रकार के कर लगाए जाने चाहिए। राजा की संपूर्ण कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रजाजन सहज भाव से करों को दे पाएं और उनकी भरपाई कर पाए। इस संबंध में मनु का जो प्रसिद्ध कथन है वो है, जैसे जोक, बछड़ा और भंवरा थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, दाता को कष्ट नहीं होता है, वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेगी तो प्रजा को कष्ट नहीं होगा। आर्थिक कर का निषेध बताते हैं मनु। वे कहते हैं कि कर लगाने की नीति प्रारंभ में प्रजा की समृद्धि का नाश करती है, अतः अंत में स्वयं राजा के विनाश का कारण बन जाती है। तो राजा को कभी भी प्रजाजन पर आवश्यकता से ज़्यादा कर नहीं लगाया जाना चाहिए, सीमित मात्रा में ही कर लगाया जाना चाहिए ताकि वह राजपक्ष और प्रजापक्ष दोनों के लिए ही लाभदायक होगा, हानि नहीं उठानी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार के करों की व्यवस्था मनु बताते हैं कि किस प्रकार से कर लगाए जाने चाहिए। बलि, शुल्क, दंड, बहुत सारे ऐसे कर हैं जो कि उस वक्त समाज में प्रचलित थे और मनु भी इनके लिए कहता है कि वो लगाए जाने चाहिए। बलि कर, और मनु कहते हैं कि प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है। शुल्क ऐसा कर है जो उन व्यापारी वस्तुओं अथवा सामग्री पर लगाया जाता है जो बाजार में व्यापारियों द्वारा बेची जाती है। आधुनिक युग में देखें तो यह चुंगी कर से बहुत अधिक मेल रखता है और ऐसा लगता है कि ये चुंगी कर ही है जो मनु उस वक्त वसूलना चाहते हैं। मनु कहते हैं कि व्यापारियों को प्राप्त जो आय है उसका जो लाभ है उसका 20वां भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यापारी राजा द्वारा प्रतिबंधित सामग्री को बेचता है तो उसका कर सर्वहरण किया जा सकता है, सामान को लिया जा सकता है। दंड, मनुष्य ने दंड के 10 स्थान बताए हैं जिनमें से एक स्थान अर्थदंड भी है। अर्थदंड विभिन्न अपराधियों से प्राप्त जुर्माना है जिसे राजकोष में जमा किया जाता है। विभिन्न अपराधों के लिए अर्थदंड की विभिन्न मात्राएं मनु ने अलग अलग बताई हैं। दंड के योग्य प्रमुख अपराध अग्रलिखित है। विभिन्न कारणों से झूठी गवाही देना, प्रतिज्ञा करना, उसे निभाना नहीं, चरवाहे द्वारा पशु से खेत को चराना, नष्ट करना, अपशब्द बोलना, गाली निकालना, अपमान करना, इस प्रकार के दंड भी हैं जो कर में शामिल होते हैं।
अन्य कर हैं बहुत सारे, जैसे संतरण कर, पशु कर, जैसे कि नदी नाले को पार करना, पुलों को पार करना, नावों डोंगियों की आदि की व्यवस्था करना, यहाँ से होकर के निकलना, इनको तटकरण भी कहते हैं और तरण कर भी कहा जाता है। मनु ने पुल अथवा नौका से नदी पार करने वाले सामान सहित व्यक्तियों, सामान युक्त व्यक्तियों, स्त्रियों, खाली वाहनों, भार युक्त वाहनों, विभिन्न पशुओं आदि पर कर लगाने वाले संतरण कर की राशि भी अलग तरीके से बताई है। वे कहते हैं कि गर्भिणी स्त्री से, सन्यासी से, वानप्रस्थ, ब्राह्मण व ब्रह्मचारी से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाना चाहिए। पशुओं पर भी मनु की दृष्टि में कर लगाया जाना चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि शांति पर्व ने भी इसी रूप में पशु कर का वर्णन किया है। लाभ से जो प्राप्त होता है उसका 50वां हिस्सा राजा को पशु कर के रूप में दिया जाना चाहिए। श्रमजीवी कर एवं शिल्पी कर, मनु ने श्रमिकों तथा दस्तकारों पर भी कर लगाने का निर्देश दिया, किंतु यह कर वस्तु अथवा धन के रूप में नहीं है, बल्कि उनके पास निःशुल्क सेवा के रूप में है। जैसे कोई बढ़ई है, लुहार है, श्रमिक है, तो वो एक दिन की मजदूरी करके अपना कर चुका सकता है, वो सेवा के रूप में अपने कर को चुका सकता है। आकर कर, मनु ने आकर कर का उल्लेख किया है कि राजा को प्रजा से स्वर्ण के लाभ का 50वां भाग कर के रूप में प्राप्त करके राजकोष की वृद्धि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी कर व्यवस्था बड़ी ही निश्चित और अच्छी सी प्रतीत होती है। उन्होंने कर के अलग अलग भागों में वितरण किया है, उसे बांटा है। मनु ने वेद पाठी ब्राह्मण को दान का अधिकारी माना है, अतः कहा है कि राजा धनाभाव होने पर भी वेद पाठी ब्राह्मण पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाए। इसके साथ ही बताया है कि राजा को ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि वे भूख आदि से पीड़ित नहीं हो। वास्तव में मनु की राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व में इन दोनों वर्ग के वर्णों का विशेष योगदान है, अतः इनकी आर्थिक सहायता करना स्वयं राजा एवं संपूर्ण व्यवस्था के हित में है। तो मनु की जो ये कर व्यवस्था है इसे उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है और अलग अलग व्यवस्था से इसका निवारण किया है कि कर किस प्रकार से लिए जाने चाहिए। ऐसे कर होने चाहिए जो जनता पर आर्थिक भार भी नहीं डालें, राजकोष में अभिवृद्धि भी हो सके, धन का संग्रह भी हो सके और जनता की भलाई का कार्य भी हो सके।